पलट तेरा ध्यान किधर है, ट्रक का ड्राइवर इधर है, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा और देख मगर प्यार से। ये वो जुमले हैं जो हमें खूबसूरत पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पे नज़र आते हैं और ये ट्रक आर्ट बजाते खुद इतनी खूबसूरत होती है, इसीलिए आज हमने ट्रक आर्ट का ये अपने लिए अपने प्रोग्राम के लिए बनाया, स्पेशली दरख्वास्त करके, रिक्वेस्ट करके। और ये बनाया किसने? हमने ये बनाया उन खातून ने जो कि बड़ी बाहिम्मत है, और वो खातून जिनका ब्रश जब उनके हाथों में होता है, चलता है, तो जनाब इतने रंग बिखरे हमें नज़र आते हैं और हर कोई दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मर्दों के दरमियान खड़े होकर ऐसी नक्शो निगारी करती हैं कि हर कोई उनकी सलाहियतों का मुतरिफ हमें नज़र आता है। हम बात कर रहे हैं खातून पेंटर, जी खातून पेंटर है ये रोज़ीना नाज की। रोज़ीना को लोग रोज़ी उस्ताद के नाम से भी जानते हैं। वो कई ट्रक्स पर पेंट भी कर चुकी है, उन्हें नई शक्ल भी दे चुकी है। वैसे जो काम खातून कर सकती है ना फैसल, वो मुझे लगता है कोई मर्द नहीं कर सकता है, पेंटिंग वाला। तो और रोज़ीना का जो गेटअप है वो भी बड़ा मुनफरिद सा है। तो रोज़ी उस्ताद हमारे साथ मौजूद। उस्ताद क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र है मालिक का, अल्लाह का करम है। हाँ, तो पहले तो ये बताएं कि ये आपने कितनी देर में बना लिया था, ये जो ये रखा हुआ है हमारे पास? ये तकरीबन 15 मिनट लगे थे इसको वाइट करने में। हाँ। और 20 मिनट लगे थे इसको कलर करने में बस। यानी आधे घंटे में आपने ये ज़बरदस्त सा शाहकार बना दिया। वाह वाह, इसके लिए तो हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं। अच्छा रोज़ी उस्ताद ये बताएं, कब से ये काम कर रही हैं? ये तकरीबन 19-20 साल होने वाले हैं अब तो। 19-20 साल हो रहे हैं? जी हाँ। घर में कौन कौन है? घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और मेरी बेटी की शादी कर दी है, उसके 3 बच्चे हैं। ज़बरदस्त। ये मेरी फैमिली है। अच्छा, शौहर? शौहर मेरे फौत हो चुके हैं। तो हम ये अब सोच रहे हैं कि शौहर की फौतगी के बाद आपने ये काम शुरू किया? जी हाँ बिल्कुल, शौहर के इंतकाल के बाद ही फिर जब घर से कदम बाहर निकल गया तो अकेली तना रह गई थी और अपना कोई अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं था। तो फिर आपने काम सीखा? जी हाँ बिल्कुल। और कितना अर्सा लगा आपको सीखने में? वैसे तो मैंने गाड़ी का मुकम्मल काम सीखा है। अच्छा। कलर का, ये मंजाई, रगड़ाई, मंजाई, पुटेन, लापी, ये 6 महीने लगाए थे मैंने सीखने में। और जो कलम है, कलम का काम है, ये तो 2 दिन में आ गया था। 2 दिन में आ गया था? जी हाँ। और रोज़ीना, जैसे हम बात करते हैं ना स्पेशली ख़वातीन के हवाले से कि जब मर्दों में निकल के काम करती हैं, और वो काम जिसमें आपके हर तरफ आपको मर्द ही नज़र आ रहे हैं और आप खातून हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि कभी कभी दिल रोता है, लेकिन आपने चेहरे से मुस्कुराना है क्योंकि बच्चों के लिए कमाना है, घर का चूल्हा चलाना है। और लेकिन अकेले में जब बैठ के सोचते तो आंखें भी नम होती हैं, कुछ सेकंड के लिए रोंगटे भी खड़े होते हैं, सोचते भी हैं कि कैसा मुआशरा है हमारा। शुरू में तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी। लेकिन क्या कहते थे? कुछ नहीं, जाहिर है एक माहौल ऐसा है, मर्द जात है और लेडीज़ का है, मर्दों के अंदर खड़ा होना ही मुश्किल है। और जिसमें मैं सारा दिन इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, यानी कि टोटली समझ ले कि एक घर वाला माहौल होता है। रात को खाली सोने के लिए घर पे जाते हैं, बाकी वक्त इनके साथ गुजरता है। तो सपोर्टिव थे आपके इर्द गिर्द के लोग या बातें करने वाले थे? नहीं, अच्छे से अच्छे पढ़े हुए हैं और पाँचों के लिए एक सी नहीं है। तो इनमें बुरे भी नहीं है और सब अच्छे भी नहीं है। और ये इस बुराई से बचने के लिए आपने ऐसा गेटअप रखा, ये पॉकेट में ब्रशेस, इस तरह से गले में रुमाल, कि हाँ लगे कि भाई मैं हिम्मत वाली, कॉन्फिडेंट वाली, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। वैसे तो देखो, लेडीज़ तो लेडीज़ ही है, चाहे जो भी है वो तो बदल नहीं सकता, जो कुदरत की बनी हुई चीज़ है। तो ये कि इसमें जो है ना, मुझे मर्दों के जैसा बनना पड़ा है, उनका गेटअप लेना पड़ा है, क्योंकि जो वर्कशॉप लाइन है वहाँ पे लेडीज़ के कपड़ों में नहीं वक्त गुजर सकता है। और अब आपकी ये पहचान बन गया? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा रोज़ीना, मुझे ये बताइए कि गाड़ी का तो काम तो बड़ा लंबा होता है ना, पहले समझे पॉलीगेट से लेके और सारे मामलात। तो अगर कोई आप आए, एक फ़र्ज़ कीजिए आप ट्रक पे पेंट करने जा रही हैं, तो एक पूरा ट्रक पे कितनी देर में आप ये कर लेती हैं, कितना टाइम लगता है इसमें? 2 दिन लग जाते हैं एक लोडिंग को। और कितने घंटे एक दिन में आप काम करते हैं? हम तो समझ लें कि 10 बजे निकलते हैं घर से, रात के 10 बजे वापसी पहुंचते हैं। 12 घंटे। ना, मतलब मैं आपके चेहरे को देख रही हूँ, आपकी आंखें नम हैं,
आपकी आंखों में आंसू, ये क्यों? ऐसा क्या सोच रही हैं? जहन में ऐसा क्या है जो ज़ुबान पे लाने की कोशिश कर रही हैं? बस यही है कि ये कोई भी किसी काम का नहीं है, जो भी है। किस लिहाज से क्या दुख है? अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अल्लाह मदद है, वही मददगार है और कोई नहीं है। रिश्तेदार, बहन भाई कोई भी नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता है। अगर सर का जो एक साईं होता है, शोहर जिसे कहा जाता है, बस वो गया ना तो फिर कोई भी नहीं बनता है। फिर बच्चों के लिए माँ का किरदार भी है जी और हाँ। बाप का किरदार भी जी है। बिल्कुल, मुझे बाप भी बनना पड़ा है और माँ भी बनना पड़ा है। माँ को तो मार दिया कहीं, रोजीना जो थी उसको मार दिया, अब ये रोजी उनका बाप बन गया। और बाप बन के ज़माने की हर मुश्किल झेली, जाहिर हर है। ताना सुना, हर जी। जुमला सुना। तो ये जो ट्रक आर्ट का काम है, मर्दों के दरमियान खड़े होना, हिम्मत हौसले से काम, घर का गुजर बसर हो जाता है। शुक्र है मालिक का, हमारी इतनी ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ख्वाहिश कर दे, वो भी माँ समझ के नहीं, बाप समझ के। माँ बिल्कुल, नाना भी है ना हम, नाना तीन नवासे हैं मेरे, नवासे भी है माशाल्लाह। नाना बोलते हैं मुझे। नाना बोलती जी हाँ, तो वो उनकी थोड़ी फरमाइश होती है, बस उन्हीं के चक्कर में लगी रहती हूँ मैं। अपने बच्चे से जिद नहीं करते हैं अब, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। सर नाना तो आपको कहते हैं, आपकी उम्र कितनी है? मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं तो 70-80 साल बता देती हूँ, बाकी अल्लाह ही जानते हैं। ये पहली खातून मैं देख रहा हूँ कि जो अपनी उम्र बढ़ा के बता रही है। हम जब हम बिल्कुल सही बात स्पेशली है, जब बढ़ानी चाहिए। हाँ हाँ जी, ऐसे ये जिस जो माहौल में मैं रहती हूँ ना, हाँ। उस माहौल के हिसाब से मैं तो कहती हूँ मुझे 100 से ज़्यादा बोले, बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। मैं बार बार से सोच भी रही ज़्यादा हूँ उम्र है इसकी। कि ये कितना मुश्किल है। आप मर्दों के दरमियान खड़े होकर हिम्मत और हौसले से काम करिए, वो काम जो कि हम हमेशा मर्दों को करता देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, जब कभी आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं, सर पे टोपी पहनने के लिए, मफलर अपना रुमाल सेट करने के लिए, कभी ख्याल आता है कि रोज़ीना नाज जवानी में कहाँ गई, वो कहाँ खो गई रोज़ीना? पहली बात तो ये है कि जब शोहर का इंतकाल हुआ ना, उसके बाद मैंने शीशा ही नहीं देखा है। अच्छा। जी हाँ, शौक ही नहीं रहा शीशे के आगे जाने का। सारे शीशे में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ किधर है रोज़ीना किधर है। फिर रोज़ीना को तो देखना नहीं है ना, रोज़ी उस्ताद को देखा। जी हाँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बच्चे और अब बच्चों के बच्चों को भी आपने बड़ा ज़बरदस्त पार लगाया। कुछ काम के हवाले से बात कर लेते हैं कि कितना कमा लेते हैं आप महीने में या दिन दिहाड़ी के हिसाब से? मैंने दरअसल कभी हिसाब नहीं लगाया है, बस जो भी मिल जाता है शुक्र अदा करते हैं और अपना वक्त गुजारा कर लेते हैं। कम से कम 50 तक का भी काम होता है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 का भी हो जाता है, 2000 का भी हो जाता है। यानी कि सिर्फ कलम में रहते हैं ना, हम मुकम्मल काम नहीं पकड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, दुकान नहीं है, गैरेज अपना नहीं है। बाइक है, सिर्फ बाइक के ऊपर मैंने 2-4 डब्बियाँ रखी होती हैं अपनी रंग की, तो अपना बस सर्किट चलाना चाहिए, बस जाना है। एक शायरी लिख ली, कोई शाइन बना लिया, कोई फूल पत्ती का कुछ कर लिया, और अपना समझ लो कि सर्किट को चलाना है, धक्का देना है। अच्छा, मैं ये मनाजिर भी देख रही हूँ, ट्रक के अलावा दुकानों के बाहर लिखना, दुकानों के अंदर ये जैसे कि हम दिखा रहे हैं, कटिंग शॉप में आप गई हैं और ये आपने इस तरह से इमेजेस भी बनाए हैं, ये सारा काम। जी जी बिल्कुल। कहीं कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा गुजरा या कोई ऐसी बात जो कि कभी आप सोचती हो रात में लेट के तन्हाई में, जब बच्चे नहीं, नवासा नवासी पास नहीं है, कोई एक ऐसी बात जो कि सोच के दिल दुखता हो, दिल रोता हो कि ज़िंदगी ने क्या किया, कहाँ ला के खड़ा कर। हर शख्स सोचता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा किया। जी हाँ, जिस हाल में भी वो रख रहा है बेहतर ही रख रहा है। बेहतर। कल की सोची नहीं है और आगे की कोई सोच नहीं रखी है। तो आप गुजरी हुई का टेंशन लिया है, क्यों कि जो लम्हा गुजर रहा है बस यही जो अच्छा ही गुजर जाए वही बेहतर है। रोज़ीना ये बताएं कि आप तो ये मुश्किल काम कर रही हैं ना, और मेहनत में अजमत है, साफ सी बात है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप हो जाए तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप मुश्किल से गुजरें तो वो बच्चे मुश्किल से ना गुजरें।
तो अब तो माशाल्लाह आप नवासों वाली हो गई हैं, तो क्या चाहती हैं नवासे क्या बने आपके? बस एक अच्छे इंसान बन जाए और दुनिया क्या दे सकती है या क्या लेगी। उनका वक्त अच्छा गुजर जाए, पढ़ लिख के कुछ इस काबिल हो जाए कि जो किसी का के सर झुका के ना चले। हाँ। सर उठा के चले, सीना तान के चले, अपने बलबूते पे रहें। और उनकी नानी उनके लिए बड़ी मिसाल हैं और बड़ी बाहिम्मत मिसाल हैं कि जिनकी आंखों में आंसू है, लबों पे हंसी है और अपने वो गम को छुपा रही हैं इस तरीके से कि दुनिया पे आया नहीं उन्हें, इसलिए क्योंकि उन्होंने बताना कि वो बाहिम्मत है। बारिश, बरसात, सर्दी के आजकल की गर्मी, कोई मौसम नहीं देखना, काम है तो काम करना। जी बिल्कुल यही बात है। और कोई यानी कि छुट्टी का सिस्टम नहीं। ईद के 3 दिन है सिर्फ मैं छुट्टी करती हूँ, क्योंकि उन 3 दिनों में सब पूरी मार्केट बंद होती है। अगर वो 3 दिन यानी कि ईद वाले दिन भी अगर मार्केट बंद ही हो ना तो मैं तब भी काम पे ही नज़र आऊँगी। अच्छा, लोग जो है, कुछ लोग तो जाहिर सी बात है तनकीद करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि यार ये खातून काम कर रही हैं तो ऐसा भी होता होगा कि यार मैं इनसे करा लूँ, ऐसा भी होता होगा? जी हाँ बिल्कुल, शौक़ से करवाते हैं काम, बहुत शौक़ से करवाते हैं। अगर मार्केट में कोई नया बंदा आ जाता है तो उनको पता तो नहीं होता है लेडीज़ है, लेकिन वो जब सुनते हैं मालूमात होता है उनको, घूमते फिरते हैं ना ड्राइवर क्लीनर वगैरह, तो फिर वो कहते हैं कि भाई इधर रोज़ी पेंटर है, लेडीज़ है, बलोची में बोलते हैं भाई जिन्हें के वश्य पेंटर है। तो फिर भाई ये ढूंढते हैं, ये फिर राब्ता इनको मिल जाता है। वहाँ पे जगह जगह मेरा नंबर लिखा हुआ है, शटरों के ऊपर, गेरियों के, गाड़ियों के ऊपर भी अक्सर लिखा हुआ है। तो फिर वो फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं, बोलते हैं भी उस्ताद आ जाओ, हमारा कहीं ये काम है, ये करके दे दो। फिर मैं आती हूँ, उनके साथ बातचीत करते हैं। अगर उनके बारे में होता है तो करवा लेते हैं, हमारे बारे में होता है तो हम कर देते हैं। अच्छा, आपने जो बोला है वश्य पेंटर, मतलब है कि अच्छी पेंटर है। जी हाँ, ऐसा ही है ना? जी हाँ, तो ये भी हम बोले भाई जने के वश्य पेंटर, रोज़ी वश्य, रोज़ी उस्ताद। अच्छा रोज़ी, एक और चीज़, जब बींगा ख़वातीन के अगर हवाले से मैं बात करूँ तो ये इसी लाइन को आपने क्यों चूज़ किया कि मैंने ब्रश हाथ में लेना है, कलम हाथ में लेना है, यही चीज़ क्यों जहन में आई? वैसे तो ये मेरा बचपन का शौक़ था। हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही ड्राइंग बहुत शौक़ से करती थी। 1 नंबर मुझे देते थे, बाहर से आके स्कूल की सब आके मेरे से बनवा के लेके जाती थी, आर्ट बनवा। जी हाँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये मेरे लिए एक मजदूरी बन जाएगी, मेरी मजबूरी में रोज़ी की रोज़ी बन जाएगी। जी हाँ, रोज़ी बन जाएगी। तो शुक्र है मालिक का कि अच्छा ही वक्त गुजर गया और गुजर रहा है। एक और चीज़ कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के, दूसरों के ट्रक्स में रंग भर के, दुकानों में रंग भर के अपनी ज़िंदगी कितनी बेरंग नज़र आती है? बस बेरंग तो है, मगर कभी गौर नहीं किया है। गौर करना नहीं चाहती हैं? नहीं चाहती। जैसे आपने कहा कि मैं शीशा नहीं देखती, इससे आप गौर नहीं करना चाहती हैं। सही बात है, मैं खुद ही गौर नहीं करना चाहती, क्योंकि गौर करेंगी तो शायद हिम्मत टूट जाएगी, है ना? जाहिर है कहीं वो रोज़ीना नज़र आएगी अपने आप में, जो सजती थी, तैयार होती थी, अपने ऊपर रंग लगाती थी। मैं अपने कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने देती थी, इस्त्री नहीं टूटने देती थी। तालीम कितनी हासिल की है? मैट्रिक आपने किया हुआ है। अब पता है बात क्या है? बात यह है कि यकीनन ज़िंदगी जो है वो बड़ी तल्ख़ है और बड़ी कड़वी है, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है और वो है कि अगर जीना है तो फिर लड़ते हुए जीना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी सहूलियात हैं और वो शिकवा करते हैं कि अरे आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, आज चाय अच्छी नहीं मिली, शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन हाँ, लेकिन रोज़ीना की सूरत में हमें ज़िंदगी का वो सबक मिलता है कि आप पे भले से मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हों, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो किसी भी हाल में आप जी सकते। और आपने हर मुश्किल का मुकाबला करना है, भले आप 100 मर्दों के दरमियान में खड़े होकर काम कर रहे हैं, आपने बहिम्मत हो के काम करना है। रोज़ीना बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह से अपनी हिम्मत को बांधे रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर के अपनी बेरंग ज़िंदगी को जिस तरह से आप चला रही हैं, बेहद शुक्रिया। आप भी टर्किश ड्रामों की बड़ी फैन है ना? बिल्कुल, मैंने तो वो देखा था एर्तुल गाजी और बाकी उनके नाम पता नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने सारे टर्किश ड्रामे और ये कितनी अच्छी बात है कि इन ड्रामास के ज़रिए, इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम उन मुस्लिम हीरोज़ को
अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग जिनके बारे में ना नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक शायद उन्हें आइडिया भी नहीं है फैसल कि हमारी तारीख इतने हीरो से भरी पड़ी है। इतनी बेहतरीन तारीख है हमारी, और ऐसी ही तारीख का एक तारीखी नाम, ना सिर्फ सलेबी जंगों का फातेह, बल्कि वो अजीम मुस्लिम सिपह सालार के जिसने 6 लाख सलेबी सिपाही मारे, और सिर्फ तलवार और ढाल से नहीं बल्कि अपनी जहन से, फहमो फरासत से। इसके अलावा मिस्र को फतह किया, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ज्यूल इन द क्राउन, वो है बैतुल मक़दस की फतह। सलाहुद्दीन अय्यूबी अजीमुशान कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया था। मस्जिद अक्सा में जब वो दाखिल हुए थे तो वो मनाजिर भी बहुत ही ज़बरदस्त थे, और वहाँ दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से उन्होंने मस्जिद में रखा था। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि महक के ऐतुल गाजी की तर्ज पे ही जो है ना वो इनका ड्रामा बनने जा रहा है। आज तक तो वो हुए थे, देखिए ना आगे ना ऐतुल गाजी खूबसूरत, आज तक तो मूवीज बनी है। हाँ। और ये बड़ी मशहूर मूवी का ये जो हम क्लिप भी दिखा रहे हैं, बहुत मशहूर मूवी का ये क्लिप है जिसमें बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। वैसे हॉलीवुड से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इस मूवी में बड़ा जबरदस्त पोर्ट्रे किया है सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैरेक्टर को। सीरीज बनेगी उसमें अब क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलेंगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी कंपनी के प्रोड्यूसर काशिफ अंसारी साहब ने। काशिफ साहब बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वही बेसब्री वाली बात जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है मुझ समेत, कि कब से इस ज्वाइंट वेंचर पर काम शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अपने एक मशहूर शो में मैंने बड़ी तारीफ सुनी आपके शो की। मैं बस चंद घंटे पहले ही तुर्की से वापस ह्यूस्टन टेक्सास पहुंचा हूं, और आपके सवाल का सिंपल सा जवाब यह है कि इस पर काम शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के एंड में हम इसकी कास्टिंग करेंगे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह, और उसी वक्त तुर्की में भी शुरू हो जाएगी जो स्क्रीन टेस्टिंग होती है, ऑडिशन होता है। अप्रैल के एंड में या मई के पहले हफ्ते में, रमज़ान के पहले मेरे ख्याल अशरे में आपको इसकी पहली किस्त टेलीविजन पे नजर आई। ज़बरदस्त। काशिफ साहब ये बताइएगा कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना वो सबसे अहम उसका किरदार है, तो कौन है आपकी नज़र में, आपके जहन में? क्या पाकिस्तान से कोई अदाकार सलाहुद्दीन अय्यूबी का निभाएगा या फिर कोई तुर्क अदाकार होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं यहाँ थोड़ी तस्दीक कर दूं, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई ड्रामा नहीं है। आप लोगों ने अब तक बेशुमार तुर्की ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामे और यहाँ के और वहाँ के ड्रामे देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, लेकिन पहली चीज तो ये दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले कि ये कोई ड्रामा नहीं, और ना बिजनेस का कोई प्रपोजिशन है या किसी किस्म का कोई बिजनेस वेंचर है कि जिसके अंदर मुझ जैसे डॉक्टर, जिसमें मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जुनैद अली शाह, और तो मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन है पाकिस्तान के, वो मेरे पार्टनर हैं। तो हम लोग जो इसमें शामिल हुए, ना तो हम बिजनेस के लिए आए हैं और ना हम कोई ड्रामा बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना होगा तो हम वही काम करेंगे जिस काम के लिए हमने तालीम हासिल की है, और वो डॉक्टरी का है। मैं अमेरिका में डॉक्टरी करता हूँ, शाह साहब पाकिस्तान में डॉक्टरी करते हैं, और अगर ये ड्रामा बनाना होगा तो ड्रामे के तो बड़े मजीद टॉपिक्स भी मौजूद हैं और मामलात भी हैं और प्लेटफॉर्म भी हैं। ये एक मिशन है, ये एक तहरीक है, ये एक सोच है, और ये वो सोच है कि जो पिछले 856 बरसों से सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाने के बाद दफन होके रह गई है। और अलमिया ये है कि गैर मुस्लिमों को तो छोड़ ही दिया जाए, इवन हमारी 10, 20, 22 नस्लें जो इस दौरान गुजर गई हैं, उन नस्लों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में नहीं पता। और पिछले 40-50 बरसों में जो कि मगरबी मीडिया ने मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पे इस्लाम को लेकर के जो मजाक उड़ाया है और जो उसकी तज़हीक की है, हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के और अपने चाय खानों में बैठ के उनको बुराइयां करना और रोडों पे निकल के प्लेकार्ड ले जाना और टायर जला देना और फला मुल्क का जला दो और फला मुल्क के खिलाफ नारे लगा दो, इस हमने पिछले 40-50 बरसों में बहैसियत एक मुसलमान कुछ भी नहीं किया। तो असल मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरी तहरीक का, इस पूरे मिशन का, वो ये है कि पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि मजहब आपको एक दूसरे के करीब लाता है, ना कि दूर ले जाता है। और इस्लाम
वाहिद मजहब है कि जिसमें के अक़लियतों के हुकूक, उनकी मौजूदगी और उनकी उनकी जो 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 उनके मजहब के हिसाब से जो तालीमात हैं उन पर अमल करने की मुकम्मल गारंटी देता है। और जो सालों तक सबसे पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में करके दिखाया, फिर उसके बाद खुलफा राशिदीन ने, हज़रत उमर फारूक का ज़माने को हम नहीं भूल सकते, हज़रत अली के ज़माने को हम नहीं भूल सकते, इसी तरह उसको कंटिन्यू करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई दिहाइयों तक इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, इस चीज़ को दिखाया। और जिस वक्त वो जिस तरह से आपने अर्ज़ किया फैसल भाई, आपने फरमाया कि वो जब एंटर हुए बैतुल मुक़द्दस में तो वहाँ पर क्रिश्चियन औरतें अपने सरों को गंजा कर रही थी, अपने चेहरों को ढांप रही थी और खामोशी से शहर से फरार होने की कोशिश कर रही थी। तो इन्होंने एक औरत का हाथ पकड़ के ये कहा कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ और मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, मैं उस नबी को मानता हूँ जो अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। तो तुम्हें ना तो शहर छोड़ने की ज़रूरत है, ना अपने बाल कटवाने की ज़रूरत है, ना तुम्हारी इज्जत को कोई ख़तरा है, ना तुम्हारे मज़हब को कोई ख़तरा है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी दुनिया ये जान ले कि अगर सलामती चाहिए, अगर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अगर तुमको अपनी इंसाफ चाहिए, तो फिर कुरान और सुन्नत और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो, और वही चीज़ है। अच्छा काशिफ भाई, जैसे कि आपने ये भी जिक्र किया ना, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है बल्कि वो तहरीक है जो कि हमारे अंदर भी खलिज थी कि किस तरीके से उस मगरबी दुनिया को ये बताएं कि जो आप एक अरब का बद्दू का किरदार पेश करते हैं और उसको ह्यूमर के अंदाज में पेश करते इतने सालों से, उससे कहानी अक्सर मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने कहा कि और बहुत ही आइकॉनिक ये पूरी लेजेंडरी कहानी है पूरी, क्योंकि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक वाक़े का आपने जिक्र किया, एक वाक़ा मुझे याद आ रहा है कि जब वो दाखिल हुए और आपने कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, जब वो बैतुल मक़दिस में दाखिल हो रहे थे, जितनी भी वहाँ पे अक़लियती जो भी चीज़ें थी, जो क्रॉस था और ये सारी चीज़ें थीं, उन्होंने उसको गिराया नहीं, तोड़ा नहीं, बल्कि बड़ी ही इज़्ज़त के साथ उसको वहाँ से मूव किया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब वो एंटर हो रहे थे तो जो ईसाई सिपहसालार था वो भी बड़ा खौफ का शिकार था, उसको भी उन्होंने ये कहा कि आई एम सलाहुद्दीन, कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करने जा रहा कि जिससे आपके जो यहाँ का अमन है वो तहबाला हो। तो ये तहरीक, ये रेवोल्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दोनों ममालिक में, तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी इसकी शूट होगी, कौन से वो आप मकामात हैं जो आप सेलेक्ट करेंगे, ज़रा ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री का पहला जो सवाल किया था मुझसे कि जनाब कौन से एक्टर्स होंगे, मैं उसका जवाब, देखिए ये एक्टरों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो इस तहरीक पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और जो अपनी जिंदगियों में वो तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं या ला चुके हैं, जो उनको उन किरदारों को अदा करते वक्त उसकी अक्कासी हो। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको आप जैसे समझदार लोग और आपके सुनने वाले और समझने वाले, देखने वाले लोगों की समझ में शायद ये बात बहुत अच्छी तरह आएगी कि ये एक ड्रामा सीरियल नहीं है। ये उन लोगों को जो आपने फरमाया कि कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होगी और कौन कौन से एक्टर्स होंगे, पहला पूरा सीरियल तुर्की में शूट होगा। उसके लिए से एक फिल्म सिटी तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। उसके लिए जगह हम कुछ जगह दो तीन जगह मैं देख कर आया हूँ, डॉक्टर शाह भी मेरे साथ थे और हमने कल ही देखी है बल्कि वो, और बकिया 12-13 जगह और देखनी है जो आइंदा 15-20 रोज के अंदर उसमें से एक फाइनल कर देंगे। वहां पे बकायदा फिल्म सिटी तैयार होगा, सेट तैयार होगा इंशाल्लाह, और आपको हैरत होगी ये सुन के कि 2 से 3 महीने में ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब सेट बनने का। अब जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है उसमें ज्यादातर तुर्की के एक्टर होंगे। पाकिस्तान से हम ओपन मेरिट के ऊपर ऑडिशन लेंगे और उन लोगों को जो इस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह को समझते हैं, इस पूरी तहरीक की रूह को समझते हैं, वो हमारे इस ड्रामे का मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पे ईमान रखते हुए इस बात को आपको बता दूं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का ये सबसे बड़ा ड्रामा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका मकसद बड़ा है। मकसद है को एग्जिस्टेंस, मकसद है कि आओ
कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें, आओ मोहब्बत की बात करें। तुम किसी और मजहब को पूछते हो, कोई मसला नहीं, हम किसी और मजहब को मानते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ तो ग्राउंड्स हमारे कॉमन है ना, आओ हम उन ग्राउंड बात करें। हम एक साथ जिंदा रह सकते हैं ना, हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं ना, इंसान का खून इंसान का खून। बिल्कुल। और काशिफ साहब, इस चीज़ की इस वक्त में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो माहौल हम देखते हैं ना कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना नजर आता है, तो अभी के टाइम पे इस तरह की चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मिशन को और इस सोच को फैसल देख पाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ईद पर हर लड़के की माँ की नजर आप पर। ये दो चीजें इकट्ठी खाने से मौत हो सकती है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश 10 मिनट में पूरी हो सकती है। अमेरिका ने बड़ा फैसला कर लिया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और फला ने ऐसा क्या कर दिया, देखने के लिए क्लिक कीजिए। ये सारे झूठे जुमले, इनकी असल कहानी होती क्या है, पहले जरा मोहम्मद अली रजा की ज़बानी जानते हैं। धंधा है यूट्यूब पर व्यूअरशिप का, ख्वाब है रातों रात अमीर बनने का। एक दूसरे से आगे निकलने के इस चक्कर में चक्कर पे चक्कर दिया जा रहा है। थंबनेल के नाम पर हकाइक और अखलाकियात को डिलीट किया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन अक्सर इस झूठ के फरेब में आ जाते हैं। जब यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं, यार क्या बात है, क्या लिखा हुआ है। वीडियो ओपन करते हैं, लास्ट तक देखते हैं कि यार लास्ट में ट्विस्ट होगा, लास्ट में क्लाइमेक्स होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि एक अच्छे भले बंदे जिससे आप मिले होते हो या जिसका आप इंटरव्यू देखते हो, या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है कोई, उसका दिखा देते हैं कि वो फौत हो गया कल। अगर मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ खोलता हूँ, सर्च बार में सबसे ज़्यादातर 8 to 9 वीडियोज़ में थंबनेल्स जो होते हैं वो फेक थंबनेल्स होते हैं। सोशल मीडिया से वाबस्ता कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं थोड़े अरसे के लिए तो ये ड्रामे चल सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए कोई संजीदा काम करने का सोच रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। YouTube ने अपना एल्गोरिदम इस तरीके से सेट कर लिया हुआ है कि जो क्लिक बेट इस तरह का हो कि अंदर उस तरह की चीज़ें ना हो, तो अक्सर लोग उसको थोड़ा सा देखने के बाद नहीं देखते। तो YouTube का एल्गोरिदम इतना शानदार अब हो चुका है और मुसलसल हो रहा है कि वो जो वीडियोस भी लोग क्लिक करके फ़ौरन बंद कर दें तो उनको कम से कम सजेस्ट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनकी व्यूअरशिप कम होती जाती है। आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, उसके मुताबिक थंबनेल रखें, ना कि आप थंबनेल में कुछ और लिखें और कंटेंट आपका वो और हो। लोग आपको 1 से 2 बार देखेंगे, उसके बाद लोग आपको छोड़ जाएंगे। दिलचस्प थंबनेल लगाने से आपको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह से सार्फिन में मिसगाइडेंस के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये क्या, आप फिर धोखा खा गए। अभी मैंने आपको डिजिटल धोखे के बारे में तफसीलन आगाह किया, लेकिन अब याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। तो फला एंकर ने ऐसे क्या कर दिया कि कयामत आ गई, या फिर ये करने से कयामत आ जाएगी, या फिर कयामत आने ही वाली है, या फिर फला मर गया और फला के साथ ये हो गया, या फला नहीं रहे, या फला नहीं रहे। हाँ, ये भी चीज़ है ना कि इनका फ़ोन आया था और वो नहीं रहे। इस सारी झूठबाजी के बाजार पे मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबरा डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दाद ने। निगत, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स, जस्ट फॉर फ्यू फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सरीहन झूठ का सहारा लिया जाता है। गुमराह कुन कैप्शन लिखे जाते हैं, एंड माइंड यू कई ऐसे कैप्शन भी लिखे जाते हैं कि जिससे यू लर पीपल इनसाइड ना। तो ये झूठ और फरेब जुर्म के जुमरे में नहीं आता। देखिए, ये अभी आपके बहुत से जो व्यूवर्स जिनका आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा है कि आप थोड़ा सा जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो ये क्लिक बेट था, और बेसिकली जो अंदर की खबर है वो और है और बाहर और है। तो अगर तो वो जो क्लिक बेट है, या जो टाइटल है उस वीडियो का, अगर वो ऐसा हो कि किसी शख्सियत की रेपुटेशन जानबूझ के खराब करने की कोशिश की जा रही हो, तो वो हमारे डेफामेशन के कवानीन में आता है। तो उसको अगर जिसके बारे में वो बात की गई है, तो वो शख्स खास तौर पे उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्जामिन करना कि बाहर क्या लिखा हुआ है और अंदर जो वीडियो है उसके अंदर कौन सा कंटेंट है। तो कवानीन तो आपके मौजूद हैं, लेकिन
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन कवानीन का गलत इस्तेमाल भी ना हो, क्योंकि कुछ कवानीन इतने अच्छे तरीके से भी नहीं बने हुए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आके ये बात करती हूँ कि जो डिजिटल लिटरेसी है उस पर हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग भी ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं उनको ये आइडिया हो कि वो इखलाकी तौर पे जो एथिकल जर्नलिज्म है उसको कैसे कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि कवानीन मौजूद हैं और वो इन कवानीन की जद में आ सकते हैं। सही। अच्छा निगत, जैसे आपने कंटेंट की बात की, सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर फैलने वाला मवाद रेगुलेट, या फिर मैं यूं कहूं कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बन पाता, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। कैसे फजूल से कैप्शन, झूठी बातें किसी भी मशहूर शख्सियत से मंसूब करके यूट्यूब पे उस बता देते जी कि फलाने का घर, उसकी सैलरी, इनकम, ये वो, बच्चे। क्यों कोई चेक एंड बैलेंस अभी तक नहीं बन पाया? ये क्यों बन नहीं पाता? हमारी बेसिकली मसला यही है कि ज़्यादातर हुकूमतों का जो फोकस रहा है वो कवानीन बनाने के ऊपर रहा है, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रेगुलेशन नहीं है, आपकी बिल्कुल रेगुलेशन है, साइबर क्राइम का जो कानून है वो मौजूद है, लेकिन और फिर आपका पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी है, उसके पास भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई ऐसा कंटेंट जो कि एक्चुअली किसी को हार्म कर रहा हो। अब देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग मजाक में कर देते हैं, या बहुत से लोग इस तरह का भी झूठ होता है जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। अब उसको तो आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते ना, लेकिन आपके पास ज़राए मौजूद हैं, आपके कवानीन मौजूद हैं। अब उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, मेरा ख्याल में वो बहुत बड़ा सवाल है। एक और बात बहुत ज़रूरी है, हम सारा बोझ जो है वो रेगुलेशंस पे नहीं डाल सकते। देखिए, कवानीन हर बात का जवाब नहीं होता, ये जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आयद होती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट जाने दे रहे हैं। देखिए, ये इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये थ्राइव करते हैं नफ़रत अंगेज़ मवाद पे, इस तरह के सेंसेशनल मवाद पे, झूठ के ऊपर। तो इनको बार बार ये याद दिलाना कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में इस तरह का एक पोलराइजेशन या एक तरह का अजीब माहौल बना रहा है। तो ये टेक जायंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बार बार ये याद दहानी कराना, यूजर्स की तरफ से भी और जो लोग इनके साथ इन टच होते हैं। अच्छा निगत, एक चीज़ वो ये कि कन्वेंशनल मीडिया जब सुकड़ता गया और जब सोशल मीडिया सामने आया तो हमने देखा कि टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म, तो उसमें हमने देखा कि जो सोशल मीडिया था उसने बड़ा थ्राइव किया और जो कन्वेंशनल मीडिया नहीं कर पा रहा था वो भी उसने किया, विच वॉज वेरी वेलकमिंग। बट नाउ सहाफ़त के नाम पे, जर्नलिज्म के नाम पे, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के नाम पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई भी माइक उठाए और किसी के भी घर में घुस जाए और कोई ऐसी सेंसेशनल बात कर दे, माइंड यू सामने वाले बंदे को थोड़े 10-20 हज़ार रुपए दे के, तो ये तो मेरे ख्याल से इस पे फिर चेक एंड बैलेंस तो आगे चल के होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट फेक थंबनेल्स, इट्स अबाउट द होल फेक यूट्यूब चैनल्स, इट्स अबाउट द होल फेक यूट्यूब इंटरव्यूज़। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी आपने बात की है। और हमने माजी में ये देखा है कि बहुत से इस तरह के लोग जो कि माइक उठा के और उन्होंने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल्स बना लिए और उनका बेसिकली मकसद ख़बर की तरसील नहीं बल्कि उस ख़बर को इस तरीके से पेश करना जो कि माशरे में एक अजीब सा उस सर्टन कम्युनिटी या सर्टन लोगों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर देना या उनके बारे में शकू को शुबहात पैदा कर देने। तो ये तो बाकायदा आपके कानून में एक जुर्म है। देखें, हमने अभी पिछले आपने देखा होगा गुजरांवाला में एक साहब को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इसी तरह का कंटेंट बना रहे थे जिससे ख़वातीन को वो तंग कर रहे थे रोड पे खड़े होके ये जाहिर करके कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो उनको बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है फ़र्क भी करना कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि उनको मेन स्ट्रीम पे वो जगह नहीं मिली और अब वो यूट्यूब और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इन प्लेटफॉर्म्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और माशरे में पोलराइजेशन की कैफियत पैदा करें
बकायदा किसी एक सर्टेन कम्युनिटी को हार्म करने के। एब्सोल्युटली, तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि हम इस पे जो है अब बात करें। बहुत शुक्रिया निगत आपका। और जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी तरीके से भी आपको बताया जाता है किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अब ये ना सिर्फ ये कि रेगुलेटरी बॉडीज़ की जिम्मेदारी है, बल्कि ये मेरी आपकी आम व्यूअर की भी जिम्मेदारी है कि वो बजाय इस मिर्च मसाले के उसकी तहकीक कर ले, ताकि आपको ये सुनना ना पड़े कि ब्रेक के बाद देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों एंकर आपस में लड़ पड़े। हाँ, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं आपको कह रहे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बहुत सी देखिएगा जरूर, रखेंगे, देखिएगा जरूर, लड़ पड़े। हाँ, लड़ पड़े, साथ रहिएगा। गवर्नमेंट का क्या है, पौधे लगाना, शजरकारी करना। बार बार हम देखते हैं कि शजरकारी मुहिम पे खान साहब जो हैं बड़ा ध्यान देते हमें नजर आते हैं। इसलिए अब हम शजरकारी नहीं, हाँ, ये कीनू, अनार, खजूर, फालसा, इसके भी जो है वो दरख्त लगाए जा रहे हैं। देखिए केला भी सुबह ये हरी भरी चीजें दिखा के ना दिल हमारा ललचा दिया। तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं लाहौर और दानियाल उमर की रिपोर्ट दिखाते हैं। जनाब, पढ़ाई करने का फल बहुत मीठा होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात को हकीकत कर दिखाया है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने वजीर आजम के सरसब्ज पाकिस्तान मिशन में हिस्सा डाला, मगर मुनफरिद अंदाज में। यूनिवर्सिटी के वसी बागात में 20,000 से जायद फलों के पौधे लगा दिए। 300 से जायद माली इनकी निगहदाश्त पर मामूर हैं। अब जामिया में कहीं केले दिखाई देंगे तो कहीं कीनू और फ्रूटर की भरमार होगी। खजूर, नाशपाती, आड़ू और अनार समेत 30 इकसाम के फल लगाए गए हैं। ओलिव से लेके आड़ू, जो हम समझा जाता था कि शिमाली इलाका जात का पौधा है, ओलिव की स्पेन से हमने पौधे मंगवाए हैं। मैंगो की ग्राफ्टेड प्लांट्स हमने लगाए हैं। जामिया पंजाब के मुताबिक अगले साल तक दरख्तों पर लगे ताज़ा फल तुलबा और स्टाफ के अरकान खा सकेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चलें जी, दानियल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बड़ी अहम बात है कि इसको हम जितना प्रमोट करेंगे, जितना बाकी शहरों में ये प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, हमारे लिए आसानी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नियाज अहमद साहब। नियाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये जो खबर हम शेयर कर रहे हैं पंजाब वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, और हम देख रहे हैं कि पंजाब जो है ज़्यादा ज़रई है और वहाँ पर इस तरह के मामला ज़्यादा देखने में आते हैं। तो कितने एकड़ पर ये बागात लगाए गए हैं, प्लीज़ अगर आप बता सकें। हमने तकरीबन 20,000 तो फ्रूट ट्रीज हमने लगाए हैं जी। और सबसे पहले तो आपका समा का शुक्रिया कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को आज इस प्रोग्राम में लिया। हमारे जो एफर्ट्स है या इस वक्त जो मूव नेशनल मूव है टू हैव द ग्रीन पाकिस्तान, तो उस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना रोल प्ले किया है। फ्रूट ट्रीज लगाए, दूसरे सायादार दरख्त लगाए। ये हम हर साल 2 सीजन्स में, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर में ये हम अपनी एक्टिविटी को करते हैं। और हमने इस वक्त लास्ट 3 इयर्स में लाखों की तादाद में इस तरह पौधे लगाए हैं। सही सर, लाखों की तादाद में पौधे लगाना और हर साल इस प्रोजेक्ट को पहले से ज़्यादा बेहतर करना, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। क्या इस किस्म के प्रोजेक्ट जो हैं पहले कभी शुरू किए गए पंजाब में? हम अगर देखें खुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा अगर दीगर यूनिवर्सिटी को अगर हम मद्देनज़र रखें। जी जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हम आई है, मैं सुन नहीं सका आपकी आवाज़। ये जिस प्रोजेक्ट का हम जिक्र भी कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाए। दीगर यूनिवर्सिटी अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम आगे आने वाले वक्तों में इस इक़दाम के पीछे चलते हुए बाकी लोगों को देख सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है? मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी बात की मैम। बेटा, इशू ये है कि जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूशन में इसकी कैपेसिटी है, देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा एरिया अवेलेबल है कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, शायद उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हमने अपने एरिया को देखते हुए, उसके मुताबिक जमीन को देखते हुए हमने ये पौधे लगाए हैं। बकिया यूनिवर्सिटी जैसे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है,
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन अवेलेबल है। और इसी तरीके से ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी है, वो एक यूनिवर्सिटी जिसमें इतना एरिया अवेलेबल है, मेरे ख्याल में उनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये एक नेशनल मूव है और इससे यकीनी तौर पर हमारी जनरेशन्स को फायदा होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सोसाइटी को देना, और वो भी यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन जहाँ पे ये ब्यूटीफुल ब्रेन्स का हब है, वहां से अगर ये चीज आती है तो यकीनी तौर पर ये एक रहनुमाई है फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि एक जनरेशन ही, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम का तमाम तर जो है वो सदका जारिया के तौर पे हम देख रहे हैं इसको। इसमें सिर्फ ये पहलू नहीं है कि अब बागात लगा दिया और ग्रीनरी हो गई, बल्कि इसका एक बहुत बेहतरीन पहलू ये भी है कि हमारे पास इतनी जगह है, अगर हम इसको इस तरह बागात लगा रहे हैं, हमारे लिए रिसर्च के भी कितने ज़्यादा मौके फिर पैदा होंगे। जी, ये उन एकेडमिक प्रोग्राम्स में जैसे एग्रीकल्चर साइंसेज है, फूड साइंसेज हैं, वहाँ पे हमने उन डिपार्टमेंट्स को एक लैंड एलोकेट की है कि वो इन बागात में या अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे वो इन्हांस कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये भी ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस को इतने बड़े एरियाज देती है कि वो इसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें भी वो काम करें, और साथ ही ये हमने जो बकिया डिपार्टमेंट से जो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेट नहीं करते, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या एनवायरमेंटल साइंसेज या फूड, बकिया जो एनर्जी का प्रोग्राम है या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम एक अच्छी एरिया जमीन जो है ना हम उनको एलोकेट करते हैं ताकि उनका डिपार्टमेंट भी बने और ये एक ग्रीनरी भी हो, फ्रूट ट्रीज भी हों, एक अच्छी एनवायरनमेंट उनको अवेलेबल हो जाए। जहाँ पे एग्रीकल्चर वाले अपने रिसर्च के ऊपर काम करते हैं तो बकिया डिपार्टमेंट्स में देखें कुछ टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम रिलीज करते हैं, ये प्लांट्स जो है ना उनको अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक ऐसा मैकेनिज्म, नेचुरल मैकेनिज्म है, जितना ये ट्रीज ज्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो लिहाजा ये नेचुरल जो मैकेनिज्म है इसमें यकीनी तौर पर ये बहुत ही मुफीद है और यूनिवर्सिटीज को इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और जिस तरह से ये कदम उठाया पंजाब यूनिवर्सिटी ने, आप जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं कि रकबा बहुत बड़ा होता है यूनिवर्सिटीज़ के पास, इसलिए बआसानी ये कदम उठाया जा सकता है। बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरह से हम बात करते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, तो आई थिंक यही वो जगह होती है जहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट को ये बता सकते हैं या ये सिखा सकते हैं कि किसी भी माहौल के लिए पौधे या फूल कितनी अहमियत के हामिल होते हैं। जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं ना फैसल कि जनाब वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम हो गई या उनके ये प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ भी इस नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं ना, मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और ख़ास तौर पे जो मेरी जो एक ज़ाती ख्वाहिश है ना, वो ये मैं पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहता हूँ कि हम ये जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो हमने जामिया में भी लगा लिए हैं, क्यों ना हम ये सड़कों पे भी अपने लगाएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। जो फलदार दरख्त हैं अगर वो इस तरह सड़कों पे लगे हुए हमें नज़र आएँ तो बहुत उसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और ख़ास तौर पे अगर एक बार फिर मैं अगर जैसे कि सर भी कह रहे थे कि हमारा जो खित्ता है, जीबी खित्ता है, वो बड़ा ज़रखेज़ है, तो वहाँ पे भी आप जब जाते हैं ना तो आपको जगह जगह इस तरह के लगे हुए होते हैं फलदार दरख्त। लेकिन अक्सर वीडियोस देखें, लोग जाते हैं और जाके वो जनाब चेरी और वो आड़ू, और बाज़ाब्ता वहाँ नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ फल तोड़ के खाएं, ये आपके लिए ही लगे हुए हैं। सीरियसली? यस। वाह, अब आप जा रहे हैं? जी हाँ, आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स, लेकिन पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात ये कि हमारे पास हर मौसम अवेलेबल है और हर मौसम के हिसाब से हर फल अवेलेबल है। तो क्यों ना हम इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और क्यों ना अब हम एक ब्रेक लें। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ।
आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जो बड़ा खूबसूरत है। अब आप कहोगे जंगल खूबसूरत, वाकई खूबसूरत है। वो जंगल कहाँ है? कराची में। खूबसूरत जंगल कराची में, सुन के थोड़ा सा आप हैरान हो रहे होंगे। कराची का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कुदरती हुस्न हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स पे कुदरती नज़ारे जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त वहाँ पर मौजूद हैं। अब आप सोचोगे ये कौन सी जगह है, बहुत जल्दी सैर करनी है, तो ये सैर करवाएंगे फैसल करीम। अकेले गए, खुद देख कर आए, हम यहाँ पर बैठ के एंजॉय करते हैं। तो अच्छा देखते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, फलदार दरख्त और फिजाओं में ये परिंदे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये इस्लामाबाद नहीं है, ये कराची है। कराची का किडनी हिल पार्क। आपको नहीं मालूम था ना कि यहाँ पे इतनी तरक्की हो गई है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और यहाँ पे आसपास रहने वालों के लिए ट्रेल्स बनाए जा चुके हैं। तो आइए आपको इन ट्रेल्स की सैर भी करवाते हैं और बताते हैं कि कितने अरसे में यहाँ से कचरा उठाया गया और कौन कौन से फलदार दरख्त यहाँ पे लगाए गए। रोशनियों का शहर, शहरों की दुल्हन, उरूसुल बलाद कहा जाता है कराची को। कुछ दिनों से या कुछ अरसे से इसके सियासी हालात भी ख़राब रहे और जिसके बाद हमने देखा कि शहर में इतनी तामीरात हुई कि हरे भरे सब्ज़ पौधे कहीं गायब से हो गए। लेकिन अब एक शख्स की हिम्मत से, एक शख्स की कोशिशों से और अनथक काविशों से हम देख रहे हैं कि यहाँ हुलिया ही बदल गया है। वो शख्सियत और कोई नहीं है, साबिक कमिश्नर KMC और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर डॉक्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो कहते हैं ना, पल ही पल में क्या माजरा कर दिया, जंगल का जंगल हरा कर दिया। तो सर थोड़ा सा बताएं, यहाँ तो काफ़ी कचरा और गंद, ये कब से आपने शुरू किया और इस सिचुएशन में आपको लाने में कितना टाइम लगा? देखिए 2019 की बात है, ये सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर था जिसमें हुक्म दिया गया था कि तमाम जगह को एक पार्क बनाया जाए। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे लाखों टन कचरा था और ये कचरा हर किस्म का था, जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट था, जिसमें केमिकल वेस्ट था, जिसमें तमाम जो इमारती मलबा होता है तो वो तमाम था। यहाँ पे स्कैवेंजर्स जो खाना बदोश या जो कचरा चुनने वाले हैं उनकी पूरी नस्लें यहाँ आबाद थी। होटल्स यहाँ मौजूद थे, चारपाई होटल, यानी जब से दुनिया बनी थी इस जगह पर कोई भी यानी काम नहीं हुआ था। 1964 में इदारा तरक्यात कराची KDA ने इसको एक स्कीम बनाई थी और कहा था कि यहाँ पर एक पार्क बनेगा और इसका नाम अहमद अली पार्क और किडनी हिल रखा गया था। किडनी हिल इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो किडनी की तरह की है, अगर ऊपर से देखें तो वो किडनी की तरह की है। 1972 में उन्होंने बल्दिया उज़्मा कराची KMC को ये दे दिया कि पार्क बना दिया जाए, लेकिन ये उसके बाद कभी बना नहीं, किसी तौर पर भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे इंक्रोचमेंट होती रही, घर बनते रहे। अच्छा, ये भी होता रहा तमाम, और काफ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम चीज़ें की। तो हमने ये सोचा कि फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म की। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें बहुत मेहनत की और इंक्रोचमेंट ख़त्म की। पार्क यहाँ पे बनना एक मुश्किल काम लगता था कि घास और टिपिकल किस्म का। तो एक दिन सुबह मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना जो इसकी ओरिजिनल शक्ल है उसको बरकरार रखा जाए, जो इसकी ऊंचाई है, जो चढ़ाई है, जो नशेब है, जो इसके फ़राज है, उसको तमाम को यानी मेंटेन रखा जाए। तो वो हमने मेंटेन किया, इसकी टोपोग्राफी की, इस पर हमें मालूम किया कि यहाँ पे कितने दरख्त हैं, कितनी ज़्यादा सीवरेज की लाइन गुजर रही है, कौन कौन सी लाइन है। तो टोपोग्राफिक सर्वे करने के बाद फिर हमने इसके रास्ते बनाए। दो बड़े हमने ट्रेल्स बनाई, यहाँ धोराजी ट्रेल बनाई और कोकन ट्रेल बनाई जो यहाँ पे, उसके अलावा 12 और ट्रेल्स बनाई जो पाकिस्तान के जो दरख्त हैं, पाकिस्तान की जो झील है, जिधर झील से सैफुल मलूक, सुख चैन, राकापोशी ट्रेल, इस तरह की तमाम जो दो बड़ी ट्रेल्स तो आपने कराची की बहुत पुराने जो मशहूर इलाके हैं ना, धोराजी और कोकन, उस पर आपने कर दिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ज़रा ट्रेल का भी दौरा करें, क्योंकि ट्रेल से तो इस्लामाबाद आता है जहन में, लेकिन आपने जो ट्रेल्स बनाए अब ज़रा देखते हैं, आए। छांगा मांगा हमारे मुल्क में एक मशहूर जंगल है। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में भी काफ़ी मशहूर ये लफ्ज़ है छांगा मांगा की सियासत, लेकिन अब हम चलेंगे छांगा मांगा ट्रेल पे। ये है ट्रेल 5 इस पार्क का।
जब भी हम ट्रेल पे चलने की बात करते हैं तो हमें शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का नाम जहन में आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि कराची शहर में ऐसा पार्क बनाया जाएगा? कराची शहर जिसे कंक्रीट का जंगल कहा जाने लगा था, वहां पे आप, मैं, हम सब मिलके ऐसे पार्क को एंजॉय करेंगे जहां पर हरे भरे सब्जे के बीच में हम ट्रेल पे वॉक कर सकेंगे। यहाँ सिर्फ दरख्त नहीं है बल्कि ये खूबसूरत हम पौधे भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो एक आइडिया सबसे जो मुझे ज़बरदस्त लगा वो ये है कि अलॉन्ग विद द शेडी ट्रीज़ आपने जी वो फलदार दरख्त भी लगाए हैं, तो वो कहाँ पे लगाए हैं वो ज़रा बताएं। देखिए यहाँ पे 56 मुख्तलिफ़ अक़साम के प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। तो जो कराची शहर के ख़ास फल होते हैं, जैसा लाल बादाम था, जंगल जलेबी थी, पपीता था, चीकू था, यहाँ पे हमने आम तक लगाया, नींबू, ग्रेप फ्रूट, माल्टे, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि शहतूत भी यहाँ पर हुआ है और इंजीर, फिग वो भी यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो जो चिड़ियों की चहचहाहट है और परिंदों की जो एक होती है ना चर्पीनेस, वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया। इसमें ना सिर्फ परिंदे बल्कि इनवर्टिब्रेट्स जो कि टिड्डे होते थे, तितलियाँ होती थी, ग्रास हॉपर जो कराची शहर का खासा थी, वो सारे आपको यहाँ पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे बहुत हुदहुद तक यहाँ पर है, यहाँ हर किस्म का जो परिंदा है, कोयल बेतहाशा है, छोटी मैना यहाँ पर बहुत है। यानी अगर आप सुबह हैं तो यानी हर किस्म की यहाँ पे आपको परिंदे मिलेंगे। हम जिस ट्रेल पे चलते हुए आए हैं वो धोराजी ट्रेल थी और ये कराची का बड़ा पुराना इलाका है और क्या ही ज़बरदस्त कनेक्शन है कि अब हम धोराजी से चलते चलते सीधा पहुंच गए हैं साउथ पंजाब, लाल सवाड़ा ट्रेल पे हम पहुंच गए। ठीक है जी, तो आए अब इस पे चलते हैं और अब मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रा वो फलदार दरख्त दिखाएँ। जी मैं बिल्कुल। ये सरसब्ज दरख्त और ये खूबसूरत खुशरंग फूल कराची में अब तो ये सिर्फ घरों की क्यारियों की जीनत बन गए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कितना वक्त लगा डॉक्टर साहब और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश हैं? मुश्किलात तो बहुत, रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा इशू था। बल्दिया उज़्मा कराची में रिसोर्सेज, सॉरी टू कट यू, आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो बेंचें भी आपने लगाई हुई है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जी इतने बड़े पैमाने पे जब आप प्लांटेशन करते हैं तो फिर उसकी काट छाट, उसकी बूदोबाश, तराश खाश भी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो अमला इस वक्त कितना है जो ये सारी देखभाल? 30 के करीब माली हैं, हेड माली हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, तमाम चीज़ें ये सब उन्होंने ही किया है, उनकी ही यानी लगन है, उन्हीं की एक तमाम चीज़ है कि 56 यानी अक़साम के दरख्त यहाँ पे लगाए, 1.5 लाख से ज़्यादा दरख्त यहाँ पे लग चुके हैं। यानी आप देखिए जितने भी दरख्त हैं यहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, तमाम चीज़ें, ये सारे दरख्त अभी 1.5 से 2 साल में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा कि करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान का भी एक विजन है, बिलियन ट्री सुनामी, यकीनन हमें हमारे शहर को इसी तरह के रेवोल्यूशन की ज़रूरत है और गालिबन ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द बेटरमेंट। आगे चलते हैं। ये है शहर कराची का सबसे ऊंचा पॉइंट, 219 फीट बुलंद। ये और इस जैसे कई दूसरे पॉइंट्स इस पार्क में इस चीज की गम्माजी करते हैं कि कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। हाँ भाई कराची वालों, हाइकिंग के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, ये जगह नजर नहीं आई। ये है आपके शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट शहर कराची का, 219 फीट अबव द सी लेवल, और इसको इसकी ऊंचाई के हिसाब से ही नाम दिया गया है जबलुल तारिक। आप देखते हैं कि यहाँ से शहर का कैसा नज़ारा है। क्या ही खूबसूरत तोहफा है कराची वालों के लिए ये 62 एकड़ पर फैला वसी और रीस और सरसब्ज पार्क किडनी हिल। तो डॉक्टर साहब,
व्हाट्स नेक्स्ट, अगला आपका क्या मूव है? हम यहाँ की एक तो ट्रेल्स को मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि एक वॉकिंग ट्रेल हो। लोग यहाँ पे एक ऐसी, हम बाईसाइकिल के लिए ट्रेल हमारा इरादा है वो बनाने का, और इवन ये कि जो मोटरसाइकिल के शौकीन होते हैं उनके लिए भी एक ट्रेल बनाने का इरादा है। दूसरा ये कि इसको हम रात के वक्त रोशन करना चाहते हैं, तो हमारा लाइट लगाने का प्लान है। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ तफरीह के लिए उनके जो सी सॉ है या स्विंग्स हैं वो हमारा प्लान है, और कोई एक झील हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर, जिससे कि जो भी आबी परिंदे हैं जो कि माइग्रेट करते हैं वो यहाँ पर वैसे भी बहुत आ रहे थे, हमने एक झील बनाई थी। ये हमारा मेन प्लान है। जिस तरह इंसानी जिस्म में फेफड़े ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, शहर में इस तरह के पार्क्स ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि किडनी हिल पार्क्स जैसे मजीद पार्क्स और बागात इस कंक्रीट के जंगल शहर कराची में बनाए जाएं, ताकि यहाँ के वासियों को खुली फिजा मयसर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद नईम और मोहम्मद इरफान के साथ सैयद फैसल करीम, किडनी हिल पार्क, कराची। मजा आया ना किडनी हिल पार्क से आगे? थक गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं थके और देखने वाले भी नहीं थके होंगे, रिफ्रेश हो गए होंगे। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह काफ़ी काबिल हैं, और जनाब उन्हीं की महारत की आज हम बात करेंगे। अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि कराची के तलबा ने पेट्रोल पर चलने वाली कार को इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील कर दिया है। निजी इंस्टीट्यूट के तलबा ने महरान कार को कम लागत में बरकी कार में तब्दील करने का कारनामा अंजाम दिया है। अब पता है, वैसे ही मेहरान जो है वो हमारी ऐसी हैवी ड्यूटी गाड़ी है, मतलब कि उन इलाकों में भी हमने मेहरान देखी है जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जाती, लोग तो बेस कैंप लेके चले आते हैं। खैर, इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में एक इनकलाबी पेशरफ्त है। हमारे तालिबे इल्म हैं गुलाम मोहम्मद लोहार, अहमद ज़हीर हुसैन, सैयद मोहम्मद हसनैन रिजवी, मुबश्शिर हुसैन शिराजी, मोहम्मद अता मुस्तफ़ा, शहीर आरिफ और सुमैर बासित शाह। इन्होंने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिद करीम की निगरानी में बिजली से चलने वाली गाड़ी के लिए बैटरी पैक और मोटर सिस्टम तैयार कर लिया है। क्या ज़बरदस्त इनोवेशन उन्होंने की है। तो क्यों ना जिन्होंने इनोवेशन की है अब उनसे हम बात कर लेते हैं, और उनको जो है हमने अपने शो में आज मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद होंगे गुलाम मोहम्मद, हसनैन रिजवी और मोहम्मद अताल मुस्तफ़ा। आप तीनों जनाब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपके पीछे हम वो कार भी देख रहे हैं, शाहकार देख रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो शुरू करें, जरा अपना सफर हमें बताएं। फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी को, ऑल्दो हमारे पास अब हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, बट फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में तब्दील करना, ये साइंस कैसे लगाई आपने, जरा बताएं। बेसिकली ये एक जैसे आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो है वो पेट्रोल अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हमने अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिद करीम के साथ मिलकर ये आइडिया सेलेक्ट करा, क्यों ना हम जो है इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार तैयार करें। तो बेसिकली हमने इसमें जो है ना एक 3 किलोवाट की हमने जो है ना BLDC मोटर यूज़ करी है, और हमने इसमें जो है ना लिफो 4 बैटरीज के सेल्स यूज़ करें, जिसकी मदद से हमने 22S का पूरा एक बैटरी पैक तैयार किया है। ये बेसिकली बैटरी पैक तैयार किया है, जिसको जो है हमने मोटर कंट्रोलर के ज़रिए डिफरेंशियल के साथ हमने इसको अटैच करा है। और ये हमने बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है एक्सपेंस का। तो अब जाहिर सी बात है, हर नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी एक्सपेंसिव और हाइब्रिड कार जो है अरेंज करना ज़्यादा ही मुश्किल होता जा रहा था, तो हमने इसलिए मेहरान का इंतखाब करा और हमने ये कार डिज़ाइन करी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी जो घर पे बैठा है उसके देखने के लिए कि आपने 2 इनोवेशन इसमें किए हैं। एक तो बैटरी पैक, यानी कि जो आम बैटरी होती है उसको रिमूव करके आप ये वाले बैटरी पैक लगा दें, और दूसरा मोटर सिस्टम। ये दोनों इनोवेशन है, राइट? इसी तरह की बात है। जी मैं चाहूँगा कि ये आप ज़रूर बताएं कि हमारे यहाँ जो हाइब्रिड कार्स के हवाले से कहा जाता है कि जी वो एक लिमिटेड स्पीड तक चलती हैं, तो इसकी मैक्स स्पीड क्या है? जी,
इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगी। नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा, और ये भी मुझे बताएं कि एक बार जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक पे, तो फिर वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक पे रहेगी, या फिर ये सहूलत भी है कि व्हेनेवर यू वांट, अगर आगे चल के पेट्रोल सस्ता हो जाए कि चले जी अगर इलेक्ट्रिक पे मुझे 50 से ऊपर अब जो है वो स्पीड मारनी है, तो मैं अब दोबारा उसको जो है वो कन्वेंशनल मोड में ले आऊँ? जी, इसमें मैनुअली सिस्टम कंबस्शन इंजन इसका अपना लगा हुआ है। आप चाहते हैं तो आप इसको अपने कंबस्शन इंजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आपके दोस्त भी आपके साथ हैं, हम चाहेंगे कि हम इनसे भी बात करें। जी। तो मैं ये इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी गुलाम मोहम्मद से कि जैसे मेरी जो गाड़ी है, मेहरान नहीं है कोई और है, तो मैं अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक कार में तब्दील करना चाहती हूँ, कितना खर्चा आएगा और क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जैसे मेहरान के लिए तो बड़ी आसानी थी, या बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से ये मुमकिन है सारा प्रोसेस? जी, बेसिकली ये सारे जितने भी स्मॉल सेगमेंट कार्स हैं सबके लिए ये बिल्कुल आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसकी किट्स भी बना के भी दे सकते हैं। जितनी भी स्मॉल कार्स हैं, सिटी कार्स, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इस पर खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है कन्वर्जन पे। अच्छा, यानी कि एक मेहरान गाड़ी या फिर एक छोटी गाड़ी और उस पर 2.5 से 3 लाख कन्वर्जन जो है वो आपको तकरीबन अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि चले एक तो आपकी चीज़ हो गई ना फ्यूल वाली, कि फ्यूल महंगा है तो, लेकिन आपने जैसे मुझे 2.5 से 3 लाख इसकी कन्वर्जन रेट बताई है, कोई भी सस्ती से सस्ती गाड़ी मैं उठाऊँ 4 लाख 5 लाख की, उसमें मैं ये करूँ 2 से 3 लाख, तो मेरे लिए क्यों ये फीजिबल हो कि मैं इस तरफ आऊँ कन्वर्जन करके 7-8 लाख रुपए में, बजाय इसके कि मैं एक कन्वेंशनल गाड़ी ले लूँ? देखिए, बेसिकली जो इसमें हमें अगर 1000 रुपये का फ्यूल हमारा खर्च होता था ना कम्बशन इंजन में, तो इस पर हम 100 रुपीज़ की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे हम उतना ही ट्रैवल कर रहे होंगे। अच्छा यार, ये ज़बरदस्त है कि ये इलेक्ट्रिक कार्स जो आती हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी महंगी हैं। ये हमने इस सेगमेंट को टारगेट करा है जो स्मॉल कार्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली फ्यूल का मसला उन्हें ही आता है। जो महंगी गाड़ी लेते हैं उन्हें फ्यूल की इतनी वो टेंशन नहीं होती। ओके, तो अभी आपका ये प्रोजेक्ट है और ये सक्सेसफुल रहा है, आपने टेस्ट रन किया है, इसमें कोई ग्लिचेस तो नहीं आई हैं? कितने किलोमीटर्स आपने गाड़ी को चलाया, कैसा रहा ये टेस्ट रन? जी, इसको हमने टेस्ट रन करा है। ये जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड है उस पर हमने इसको अबाउट 100 किलोमीटर्स की टेस्ट ड्राइव की है, और वो भी 5 पैसेंजर बिठा के की है। तो उस पर हमें कोई इस पर मसला नहीं आया। इनिशियली थोड़े से मसले आए थे, लेकिन हमने उनको रिफाइन कर दिया है। यार, मेहरान में आपने पहले तो 5 बंदे बिठाए कैसे? एक तो ये भी बात है ना, 2 आगे 3 पीछे, पतले पतले होंगे ना? हाँ, ऐसे ही था। ऐसा ही होगा, फिर ऐसा ही हो सकता है मेरे ख्याल से। मेहरान गाड़ी 2 आगे और 3 पीछे बैठे थे। चले, अच्छा, और आखिरी में जो हमारे भाई बैठे हैं उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे अब ये बताएं कि ये करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कैसा आया, और लोगों ने क्या आप लोगों से रब्ता किया है कि जी अब हम भी कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं इसको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कह रहा मैं जैसे अभी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे होते थे अभी बहुत टाइम पहले ही, तो उसी में हमें जब हम जाते थे बाहर तो लोग पूछ रहे होते थे कि ये आपने क्या लगाया हुआ है, कैसे कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिक में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब तक का फीडबैक हमारा बहुत अच्छा रहा, और बहुत सारे ज़्यादातर लोगों ने हमारे पास कॉल्स वगैरह डेली बेसिस पे आ रही हैं, और हमसे वो यही पूछ रहे हैं कि क्या इसकी कॉस्ट आएगी चेंज होने में, और क्या ये फिजिबल है कराची के उससे हमें। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर किसी भी मार्केट में, तो उसमें ये देखा जाए कि फिजिबिलिटी है उस शहर के अंदर। तो कराची में आपको पता है मेहरान फिजिबल कार रही है शुरू से ही, तो अब तक का हमारा बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, और लोग हमसे डेली बेसिस पे पूछ रहे होते हैं कि क्या कॉस्ट आ रही है, किस तरीके से कन्वर्ट होगी। तो अभी हमारे तक का बहुत अच्छा सफ़र रहा है। हाँ, और ये जो आपने बात की ना शहर के लिए फिजिबल, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पर भी एक्सप्लेन करें, स्पेशली कराची जहाँ पे आपको वेरी सॉरी टू से हर किलोमीटर पे एक ना एक कोई पॉट होल और हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई गड्ढा मिल रहा होता है। तो इस पे मैं चाह रहा था, प्लस ये भी इसके साथ ऐड कर दीजिएगा कि अगर कोई 45 डिग्री एंगल 20 डिग्री एंगल का रोड है तो उस पर ईजीली गाड़ी जो है वो चलाई जा सकती है वाली। बिल्कुल, जैसे कहना में इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जो इनकी मोटर्स लगी होती हैं, इनमें इनिशियली हाई टॉर्क बहुत होता है। तो और जो हमारा डिफरेंशियल है इसमें 2 गियर रेशो हैं। तो गियर रेशो सिंपली टेक्निकल ज़बान में ये होता है कि ना हमें 2 गियर रेशो हमारे पास, जैसे 1:10 1:20। जब आपका कोई भी हिली एरिया आएगा तो आप उसको गियर रेशो अपना चेंज करके 1:20 पा जाएंगे, जहाँ पे आपको हाई टॉर्क मिल जाएगा और आप इजीली अपनी गाड़ी किसी भी हिली एरिया में ले जाएंगे। और सेकेंडली, अगर किसी पट होल्स वगैरह जैसे होते हैं, आपके किसी गाड़ी कहीं अटक गई तो आप सिंपल अपना गियर रेशो चेंज करेंगे
और आपकी गाड़ी उससे ईजिली निकल जाएगी। जैसे 4x4 व्हील्स में होता है, व्हीलर कार्स में होता है, 2 गियर रेशियोज होते हैं, तो इस तरीके से आपकी गाड़ी इजीली वहाँ से निकल सकती है गियर रेशो चेंज करके। और आपने फिजिबिलिटी का पूछा था, तो मेहरान आपको पता है क्या नाम है कितनी चली है, अपने जब मेहरान कंटिन्यू हुई थी तो डिसकंटिन्यू हो गई है। हाँ। तो उसमें बहुत हर इजीली जो शहरी है मिडिल क्लास बंदा वो अफोर्ड कर सकता था और वो ले रहा था, क्योंकि इसकी जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो ईजिली हर जगह पे फिजिबल है कराची में। आखिर में मुझे ये बता दें कि अभी मेहरान पे आपने ये टेस्ट किया है, क्या दीगर छोटी जो गाड़ियां हैं, ऑल्टो हो गई, सेंट्रो हो गई, इस पे भी आपका इरादा है करने का एक्सपेरिमेंट? जी सर बिल्कुल, कोई भी ऐसी गाड़ी हैचबैक जैसे ऑल्टो, एफएक्स, मेहरान इजीली कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक कार के अंदर। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंसानों की ही बात कर लेते हैं कि हर इंसान ये चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, कोई बीमारी उससे लाहक ना हो, लेकिन क्या है जनाब के जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना है और सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी हैं। ऐसा अब आपको करना पड़ेगा कि अब आपने सब्जियां खानी है। क्यों? क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का राज हरी भरी सब्जियों में छुपा है, जबकि इनके इस्तेमाल के नतीजे में मजमूई जो है वो सेहत समेत आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो जल्द है, आपके पट्टे हैं, जोड़ हैं, वो मजबूत होते नज़र आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, पट्टों में दर्द शुरू हो गया है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, स्किन आपकी रफ हो गई है। लेकिन हमारी जो दादी नानी थी ना, बड़ा कहती थी करेले का जूस पी लो, स्किन बड़ी अच्छी होगी, साफ होगी। लेकिन वो कड़वाहट की वजह से मैंने तो नहीं पिया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने बहुत पिया। तो ये जो सब्जियां हैं ना, हरी सब्जियां आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी देती हैं। तो ये जो मामला है ना फैसल, इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया किसने? सहर जावेद चावला ने। और जब सहर हमारे प्रोग्राम में आती है ना, तो सिर्फ हम सहर को सुनते हैं, वो बोलती चली जाती हैं और हम सिर्फ सुनते रहते हैं। सहर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम आपको भी बड़े शौक से सुनते हैं, ऐसे हम कुछ माहिरीन की बातें भी सुनते आ रहे हैं कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो खूब सारी सब्जियां खानी हैं, ग्रीन सब्जियां खाएं ताकि आप सेहतमंद नजर आएं, आपकी जल्द फ्रेश हो, पट्टे मजबूत हो, जोड़ मजबूत हो। ये सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ग्रीन सब्जियां, इवन बल्कि अगर सारी सब्जियों की हम बात करें, वो क्यों ज़रूरी होती हैं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। 2 बातें कहूँगी। नंबर 1, द बिटर द बेटर, और दूसरी जितना हरा उतना खरा। जितनी आपके पास सब्जी हरी होगी उतनी खरी होगी। जब मैं खरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं न्यूट्रिशनल कंटेंट से बात कर रही हूँ, और जितनी कड़वी होगी उतनी ही बेटर होगी। और इसी वजह से करेला आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो करेला डायबिटिक्स के लिए, करेले भी आपके पास हरी सब्जी में आ जाता है। करेले में एक सब्सटेंस होता है पी पॉलीपेप्टाइड, डायबिटिक्स एक मेडिसिन लेते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, सल्फोनाइल यूरियास के ग्रुप से वो बिलोंग करती है। अगर आप करेला लेते हैं तो आपको सल्फोनाइल यूरिया लेने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन स्टार्ट मत कर दीजिएगा बगैर किसी की गाइडेंस के। मैंने अपने क्लाइंट्स के, पेशेंट्स के करेले से सल्फोनाइल यूरियास छुड़वाए हैं खाली करेले के इस्तेमाल से। तो आपकी दादी नानी जो है वो करेले के बारे में जो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। मेरे एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है ओवरसीज, उनकी एक बुक है प्रोफेसर जॉर्ज, उन्होंने उसमें लिखा कि अगर मैं सारे खानों को 1000 में से स्कोर देता न्यूट्रिशनल कंटेंट के, तो मैं पालक को 800 देता, और उसके बाद जिसको मैं सबसे हाईएस्ट देता वो मैं 500 देता। आपके पास पालक सस्ती भी है, एंड अ बंच ऑफ पालक, इट इज जस्ट 7 to 8 कैलोरीज। इसको आप 0 कैलोरी वेजिटेबल कहते हैं। नेम अ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड जो आपके ब्लड में खून बनाता है, हर चीज से भरपूर है। हाँ। बाकी जितनी हम हरी सब्जियों की बात कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। पीपल डोंट नो कि व्हेन आई से स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्या चीज है? स्पिरुलिना आपके पास एक हरी सब्जी है जो कि आपके पास समंदर का एल्गी है। इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन खाली आपके पास मीट में नहीं होता, इस पर भी एक बार हम पहले बात कर चुके हैं। आपके पास स्पिरुलिना में विटामिन B6 होता है, आपके पास स्पिरुलिना में बेहतरीन फाइबर कंटेंट होता है, और ये खूबसूरत ब्लड डिटॉक्स है। ये आजकल बड़ी फैंसी टर्म चल रही है ना, डिटॉक्स। इट इज एक्चुअली समथिंग मेडिकल, इट इज एक्चुअली समथिंग साइंटिफिक। हमारे पास जितने भी कॉलर्ड ग्रीन्स है, केल हमारे पास एक सब्जी है। जो लोग हरी सब्जियों के शौकीन है, मुझे लगता है मैं 95 साल की हो जाऊंगी, और अल्लाह के हुक्म के बाद अगर मैं 95 साल की होंगी तो मैं अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये लोगों को बताते कि सब्जियां कितनी इंपॉर्टेंट है। केल भी
एक सब्जी आपके पास करेले की तरह जो कि बड़ी कड़वी होती है, वैसे यहाँ पे टिप भी बताती चलो, अगर उसकी कड़वाहट कम करनी हो ना, उसको जैतून के तेल की मालिश किया करें, जैसे अपने बाजुओं को करते हैं जब आप थक जाते हैं, उसकी कड़वाहट उससे कम होती है। अगेन जो आपके पास स्केल है वो आपके पास बॉडी का बेहतरीन डिटॉक्स है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है। जितनी हरी सब्जियां हैं मोस्ट ऑफ देम दे हैव विटामिन ए जो आपकी विजन के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा। दे हैव विटामिन सी। हम 2 साल से कोविड की वजह से विटामिन सी के कसीदे पढ़ रहे हैं। विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर इम्यूनिटी, विटामिन सी एक्सीलेंट फॉर योर स्किन। इन सब में आपके पास विटामिन B6 होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है, जिस्म में जो आपका खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देता है। मैं यहाँ पे आपके चैनल के मीडियम से नाज़रीन को बताती चलूँ कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा सिर्फ मीट खाना खा के मकसद पूरा नहीं हुआ, उस खाने की बायोअवेलेबिलिटी यानी उसकी कितनी परसेंटेज, कितनी मिकदार हमारे जिस्म को मिल रही है, यहाँ पर मकसद पूरा होता है। और जितने भी बी विटामिन हैं वो ज्यादातर आपके पास सब्जियों में होते हैं जो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उससे सही अफादियत उठा सकते हैं। आपकी जो बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने भी बोन्स और जॉइंट्स हैं मोस्ट ऑफ देयर इश्यूज देयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सोजिश। हरी सब्जियों में, क्योंकि आज हम हरी सब्जियों के बारे में बात करें, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म की ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी स्टेट को कम कर देते हैं। इसी वजह से जब हमारे पास एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे ये मेरे साथ पर्सनल वाक़या होता है कि जब भी आई आस्क माई मदर कि भाई आप क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा है खीरे खा लें, आइसबर्ग खा लें, तो वो कहती है कि नहीं, रात के वक्त खीरे खाने से जो है नहीं खाने चाहिए, और आइसबर्ग अगर हम फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। मुझे पता है कि वो उनके बहाने ही होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी वालदा और बहुत सारी ऐसी वालदा हो, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो ये डिनायल मूड में होते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस मिथ को तो ज़रा किल करें ना। अम्मी सच्ची हैं हमेशा की तरह। क्यूकम्बर जो है, अम्मियाँ सच्ची होती हैं, दे आर अमेजिंग, दे आर बेटर देन एनी डॉक्टर। सो आपके पास जो क्यूकम्बर होता है, अगर आप उसको रात को लेते हैं, क्यूकम्बर में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज क्यूबर्बिक टैकिन। क्यूबर्बिक टैकिन और क्यूबर्बिक एसिड, दिस हैज द प्रोपेनिसिटी एंड द एबिलिटी टू बॉट गैस एंड ब्लोटिंग इफ यू टेक इट इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग, यानी अगर आप 2 या 3 खीरे अगर आप ले लेते हैं। याद रखिए कि क्यूकम्बर का जो वाटर, इसके बहुत फायदे भी है, उस पर भी आते हैं, वाटर कंटेंट है वो आपके पास 95% होता है, ठीक है। अब क्यूकम्बर का क्योंकि आपके पास वाटर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, जिस भी चीज का वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उसमें एबिलिटी होती है आपके मैदे के एसिड को कम करने की, न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि हमें खाने के टाइम मैदे का एसिड ज्यादा चाहिए होता है, और आपके डाइजेशन को डाइल्यूट करने की। रात के टाइम, शाम के खासकर 6 से 7 बजे के बाद हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी स्लो होता है, हाजमे का सिस्टम आपके पास स्लो होता है। इस टाइम वी डू नॉट वांट इट टू एक्सर्ट इट अ लॉट, या इस टाइम हम अपने हाजमे के सिस्टम को मजीद सुलाना नहीं चाहते। वैसे तो कोई भी खाने की चीज आपने जब खानी हो, आपकी लास्ट मील आपके सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि योर स्टमक इज डन एंड डस्टेड विद द वर्क दैट इट इज सपोज्ड टू डू। बट क्यूकम्बर स्पेशली मैं रात के टाइम बिल्कुल सोने से पहले इसकी रिकमेंड नहीं करती, कि एक तो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की, माइट फील द नीड टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन, वॉशरूम जाने की आपको जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी ये गैस और ब्लोटिंग आपके पास कर सकता है, खास करके जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। अगर आप इसको मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक लेते हैं या दोपहर के खाने के साथ सलाद में लेते हैं तो ये बेहतरीन है। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का ज़ख़ीरा है। अच्छा सहर, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो सब्जियों को फ्रीज कर लेते हैं, तो स्पेशली ये जो मटर होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ, और ये जो बाकी जैसे कुछ खवातीन होती हैं खीरे काट के और जो होता है ये करेला, इसको काट के भी फ्रीज कर लेते हैं कि वक्त आने पे अच्छा बना लेंगे, भून लेंगे, खा लेंगे। तो ये क्या ये भी उतना ही फायदेमंद होता है कि फ्रीज हुई हुई चीज़ या फ्रीज हुई हुई सब्जी जो है आप 3-3, 4-4 दिन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रीज हुए करेले, फ्रीज हुए आपके पास मटर और फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी जो आपके पास है, ये आपके पास अच्छी है इस्तेमाल करने के लिए। इवन कि अगर आप इसको 20 से 25 दिन, या स्ट्रॉबेरी को तो बेशक 2 महीने बाद भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तरीका ये होता है कि आपने उसको डीफ्रॉस्ट और फिर दोबारा फ्रीज नहीं करना। अगर आपने एक बार निकाल ली है और उस पर से जो आइस है उसका क्रिस्टल मेल्ट हो गया और वो वाटर में तब्दील हो गया, तो अब सारी की सारी पका लें, और अब बेशक पका के फ्रीज करें, लेकिन अब आपने थोड़ी सी इस्तेमाल करके बाकी की नहीं रखनी है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है कि सब्लिमेशन हो जाती है उसके बाद, वरना उसमें आपके पास माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ये सब कुछ एंटर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बीच में आइस क्रिस्टल्स वाटर में ब्रेक हो गया और उस हिस्से को अगर आप दोबारा फ्रीज करते हैं तो। अच्छा, और एक और लास्ट में एक और चीज़ बताएगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि अच्छा बंद गोभी के पत्ते आप अपने जोड़ों पे बांध, उसके ऊपर तेल लगा के, ये एक टोटका है, तो ये तब आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। तो ये खाने के बजाय अगर लगा लें ऐसे, तो ये जो कुछ खवातीन सर्दी में टोटके आजमाती हैं, ये ज़रा उनके लिए भी बताइएगा। टोटका इज नॉट अ बैड थिंग
एज लॉन्ग एज इट इज बैक्ड बाय मेडिसिन एंड एज लॉन्ग एज इट इज बैक्ड बाय साइंस, जो आपको जोड़ों का दर्द होता है, मैं प्यारी प्यारी खवातीन को बताना चाहती हूँ, वो जिस्म के अंदर के डिजीज प्रोसेस की तरफ से होता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए जो जैतून का तेल है उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी सिम्टम को तो कम कर दे, पेन को तो कम कर दे। इलाज अंदर से होना है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है। तो जो चीज आप खाते हैं, जो आपके खून को अवेलेबल होती है, जो बॉडी के पैथोलॉजिकल, बिल्कुल जो चीज आप खा रहे हैं वो फिर नजर भी आती है, और इसलिए कहते हैं कि खाना बेहद जरूरी है। सैर बेहद गुफ्तगू कर रही थी और वो खवातीन जो कि ये जानना चाहती है कि भाई ग्रीन सब्जियां खाने कितनी जरूरी है, पता चल गया होगा।